पिछले 80 सालों से इसी कस्बे में रह रहे थे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर उम्र का जरा भी असर नहीं हुआ था। कस्बे के लोग कहते थे कि तुम्हें किसी शियन रेन यानी दिव्य साधु का आशीर्वाद मिला है, इसलिए तुम हमेशा जवान बने हुए हो। ये तो पहले भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। इतने साल हो गए लेकिन इसके चेहरे पर कोई बदलाव ही नहीं आया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस दिन सच में एक शियन रेन आसमान से उतरकर कस्बे में आया था और अपने शिष्य की तलाश कर रहा था। हालांकि उसका चुना हुआ इंसान तुम नहीं थे। तुम्हारा हमेशा जवान रहना किसी आशीर्वाद का नतीजा नहीं था। असल में तुम जन्म से ही अमर जीवन वाले व्यक्ति थे। तुम्हारे पास अनंत जीवन था और हर साल जीवित रहने पर तुम्हें एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता था, जिसे तुम अपनी ताकत, आध्यात्मिक शक्ति या ऊर्जा में बढ़ा सकते थे। इस दुनिया में आने के पहले साल तुमने सिर्फ एक पॉइंट ताकत में लगाया, लेकिन उसी से तुम एक मुक्के में विशाल पत्थर तोड़ सकते थे। दूसरे साल तुमने फिर ताकत बढ़ाई। अब तुम्हारा शरीर इतना मजबूत हो चुका था कि तलवार और भाले भी तुम्हें आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। यहाँ तक कि तुम अपने नंगे हाथों से लोहे की मजबूत छुरी को भी गेंद की तरह मोड़ सकते थे। अपनी इस ताकत के सहारे तुमने कस्बे में सरकारी सिपाही की नौकरी कर ली और आराम से सरकारी वेतन लेने लगे। चौथे साल दानिंग साम्राज्य का उत्तरी दुश्मनों से युद्ध शुरू हो गया। खुशकिस्मती से तुम अकेले थे और तुम्हारे ऊपर परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सरकार को भी डर था कि तुम्हारे जैसे अकेले आदमी को जबरदस्ती सेना में भेजना ठीक नहीं होगा। उन्हें डर था कि तुम मौका मिलते ही भाग सकते हो या विद्रोह कर सकते हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें जबरन युद्ध में नहीं भेजा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तुम्हारे अधिकारी को सेना में भेज दिया गया। जाने से पहले उसकी आंखें नम थीं। उसने अपनी सिर्फ 10 साल की बेटी गु वानछिंग को तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप दी। उसे क्या पता था कि यह मुलाकात हमेशा के लिए आखिरी बन जाएगी। चौथे साल तक तुम्हारे पास 4 स्ट्रेंथ पॉइंट्स हो चुके थे। अब सामान्य इंसानों की दुनिया में तुम लगभग अजेय थे। एक दिन कस्बे पर डाकुओं ने हमला कर दिया। तुम अकेले तलवार लेकर उनके सामने खड़े हो गए। कुछ ही देर में तुमने 20 से ज्यादा खूंखार डाकुओं को अकेले खत्म कर दिया। बूढ़े कस्बा प्रमुख ने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया। वहीं लोगों ने तुम्हें पूरे कस्बे का रक्षक और किसी देवता जैसा मानना शुरू कर दिया। लेकिन एक परेशानी अभी बाकी थी। जिन डाकुओं को तुमने मारा था उनमें एक का नाम सन ब्याओ था। उसका बड़ा भाई सन लियत 2 साल पहले किस्मत से एक शक्तिशाली साधु के संपर्क में आया था और अब एक्शियन मैन यानी साधु संप्रदाय में रहकर खेती यानी कल्टीवेशन कर रहा था। कहा जाता था कि कल्टीवेटर अपने दुश्मनों से बदला लेने में देर नहीं करते। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सन लियत अभी अभी उस संप्रदाय में शामिल हुआ था। उसे कम से कम 10-20 साल तक पहाड़ से नीचे आने की इजाजत नहीं मिलने वाली थी। तुमने मन ही मन हिसाब लगाया और राहत की सांस ली। 20 साल बाद कौन किसे मारेगा ये तब देखा जाएगा। 11वें साल तक तुम्हारे पास 10 स्ट्रेंथ पॉइंट्स हो चुके थे। अब तुम्हारा एक मुक्का हवा में ऐसा दबाव पैदा कर सकता था जैसे अचानक विस्फोट हुआ हो। तुम्हारी एनर्जी भी 7 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। तुम सिर्फ एक पत्ता उंगली से उछालकर 100 मीटर दूर चट्टान को भेज सकते थे। तुम्हारी शक्तिशाली ऊर्जा के कारण तुम्हारा साधारण पौधा भी धीरे धीरे विकसित होकर एक विशाल आध्यात्मिक वृक्ष बन चुका था। धीरे धीरे तुम्हारी प्रसिद्ध पूरे इलाके में फैलने लगी। दूर दूर से मार्शल आर्टिस्ट और कल्टीवेटर्स तुम्हारे पास आने लगे। किसी का पूरा परिवार दुश्मनों ने खत्म कर दिया था। कोई ऐसा मार्शल आर्ट्स जीनियस था जिसे उसके मंगेतर ने शादी से पहले ही छोड़ दिया था। कोई ऐसा प्रतिभाशाली युवक था जिसकी कल्टीवेशन मेरिडियंस लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। इनमें से हर किसी की कहानी किसी मुख्य किरदार जैसी थी। वे सब तुम्हारे दरवाजे पर घुटनों के बल बैठकर तुमसे गुरु बनने की विनती करने लगे, लेकिन तुमने साफ मना कर दिया। मजाक कर रहे हो क्या? ऐसे लोगों को अपने शिष्य बनाना मतलब जिंदगी भर मुसीबत को गले लगाना। जब वे जाने को तैयार नहीं हुए तो उन्होंने उसी कस्बे में रहना शुरू कर दिया। देखते ही देखते शांत और साधारण किंगशी कस्बा एक छोटे मार्शल आर्ट्स शहर में बदल गया। एक दिन किसी ने तुम्हारी असली ताकत जानने के लिए जानबूझकर तुम्हारे इलाके में एक गैंग से लड़ाई करवा दी।